हेलो क्लास 10th, वेलकम टू एनलाइटन एकेडमी। क्लास 10 2 मार्च को आपका साइंस का एग्जाम था। मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। इसमें कुछ हेल्प आपकी संतोष सर ने करी थी, जो उन्होंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में आए हुए थे। अब आपको 7 मार्च का सोशल साइंस का एग्जाम है, आप उस पर फोकस करते हैं हम। अच्छा, मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज लेके आया हूं, जिससे हर एक सब्जेक्ट का आपका 40-45 के आसपास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कुछ आपके एमसीक्यू होंगे और कुछ आपके जो होंगे वो लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आज जो मैं आपको कराऊंगा वो पोल साइंस के कराऊंगा क्वेश्चन सारे के सारे। और मुझे पूरी उम्मीद है इस बात की कि 7 मार्च को जब एग्जाम मतलब अपने एग्जाम में बैठेंगे आप, तो आपको पता चलेगा कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैं आपको कराने वाला हूं। ठीक है, और दूसरी चीज कि जब भी आप ये वीडियो लेक्चर देखें तो आप प्रॉपर सिंसियरली तरीके से करें, प्रॉपर कान में ईयरफोन लगा लें और उसके बाद नोटबुक पेन लेके बैठे और ध्यान से करें बिल्कुल। ठीक है, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि विच लैंग्वेज वाज डिक्लेयर्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका बाय द गवर्नमेंट इन ईयर 1956। 1956 में श्रीलंका ने किस लैंग्वेज को जो था ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया था? तो सिन्हाला लैंग्वेज को, जो कि आपके वहां के मेजोरिटी में जो लोग थे बुद्धिस्ट, वो लोग बोलते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि व्हाट परसेंटेज ऑफ बेल्जियम्स पॉपुलेशन लिव इन द फ्लेमिश रीजन। बेल्जियम के फ्लेमिश रीजन में कितनी परसेंट पॉपुलेशन रहती थी? तो 59% पॉपुलेशन थी जो कि डच लैंग्वेज बोलते थे, और बाकी जो थे 40% जो था वो वेलोनिया रीजन में रहते थे जो कि फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे, और बाकी जो थे वो जर्मन बोलते थे। ठीक है, 1% जो पॉपुलेशन थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द नंबर ऑफ शेड्यूल्ड लैंग्वेज इन इंडिया इज, देखते हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 12 शेड्यूल है और उसमें जो शेड्यूल 8 है, कौन सा? जो शेड्यूल आपका 8 है उसके अंदर टोटल कितनी लैंग्वेज जो है वो ऐड है? तो 22। तो वही पूछा है इसने, तो कितनी शेड्यूल लैंग्वेज है? तो 22 है। क्लियर? नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि द ऑर्डिनेंस हैज टू बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन डैश वीक। तो आपको मैं थोड़ी सी डिटेल बताता हूं इसकी। देखो, ऑर्डिनेंस इमरजेंसी कंडीशन में लाई जाती है। ठीक है, लाता कौन है? प्रेसिडेंट लाता है। अच्छा, जो पार्लियामेंट होती है वो पूरे साल नहीं बैठती है, वो कुछ सेशन में डिवाइड कर रखा होता है। जैसे पहला होता है बजट सेशन, फिर आपका विंटर सेशन, सॉरी बजट, उसके बाद मॉनसून, फिर होता है विंटर सेशन, और ये आगे पीछे भी हो सकते हैं पर जनरली यही चलता है। अच्छा, जो पार्लियामेंट बैठती है वो इन्हीं 3 सेशन में बैठती है, और जो भी लॉज वगैरह पास करने हो तो वो भी इन्हीं में बैठते हैं। तो अब ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसी कंडीशन भी तो आ सकती है कि अगर हमें कोई इमरजेंसी बेस पे किसी लॉ को पास करना है और यहां पे पार्लियामेंट बैठी ही नहीं है, तब क्या करेंगे? तब आर्टिकल 123 के तहत प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि जो हमें लॉ था वो इमरजेंसी बेस पे वो पास कर देगा। ठीक है, बट ऑर्डिनेंस जो है उसको जब पास होने के बाद जब सेशन बैठेगा पार्लियामेंट का तो उसमें पास भी कराना होता है। ठीक है, तो जब ऑर्डिनेंस को सेशन बैठने पे, जो पार्लियामेंट में रखने में, उसको 6 वीक के अंदर पास करना होता है। अगर 6 वीक के अंदर आपने पास नहीं किया तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? वो डिसमिस हो जाएगा। ठीक है, अपने आप क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो वही पूछा है कि ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट के अंदर में कितने वीक में पास कराना होता है? तो 6 वीक के अंदर पास कराना होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज 2 पार्टी सिस्टम। तो इसमें आपका आएगा यूएसए। यूएसए में 2 पार्टी सिस्टम चलता है। एक आपका डेमोक्रेटिक होती है और दूसरी कौन सी पार्टी है आपकी? रिपब्लिक पार्टी। ठीक है, तो 2 पार्टी हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन इज फाउंड इन। होल्डिंग टुगेदर, देखो आपको पता है जो पावर शेयरिंग होती है उसमें 2 टाइप के होते हैं, एक तो होल्डिंग टुगेदर होता है, एक आपका कमिंग टुगेदर होता है। तो कमिंग टुगेदर में कौन सी पार्टी आती है, मतलब कौन सी कंट्री आती है? इस कमिंग टुगेदर में आपके आएगी यूएसए। ठीक है, कैसे हुआ क्या था कि जो आपको अभी पता है यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसमें टोटल अभी 51 स्टेट्स हैं, और वो 51 स्टेट्स पहले छोटे छोटे रीजन हुआ करते थे, पर छोटे छोटे रीजन्स को कोई बाहर से इन्वेडर आके इन्वेड करके और सारा कुछ लूट के ले जाता था। तो उन्होंने प्लान बनाया कि हम सारे जो छोटे छोटे ये इलाके हैं हम वो सब मिलकर एक बड़ी कंट्री या बड़ा लैंडमास बनाते हैं। तो सारी कंट्री आपस में आई और एक बड़ा लैंडमास बनाया, मतलब जिसे बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इसे बोलते हैं कमिंग टुगेदर, जब आपस में सारे
मिल जाते हैं, ठीक है। तो उसका एग्जांपल हो गया आपका ये। वैसे दूसरा क्या है ये वाला, होल्डिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर में एग्जांपल है आपका इंडिया। कैसे? इंडिया एक बहुत बड़ा लैंड मास है, लेकिन यहां पे प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए हमने एरिया को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं स्टेट, जो कि 28 है, आपको पता है। तो क्यों हमने किया ये एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे चलाने के लिए? तो हमने क्या कर रखा है, उनको बांट के और होल्ड कर रखा है सबको, मतलब यूनाइट कर रखा है बेसिकली, ठीक है। तो उसे बोलते हैं हम होल्डिंग टुगेदर। उसमें कौन सा आता है आपका, इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। द पॉलिटिकल हेड ऑफ जिला परिषद इज, ठीक है, देखते हैं इसका। इसमें बेसिकली एक पिरामिड बनता है। इसमें सबसे नीचे आएगा आपका ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के बाद आपका नेक्स्ट क्या होगा, पंचायत समिति, पंचायत समिति। और उसके बाद क्या आएगा आपका लास्ट, जिला परिषद, जिला परिषद, ठीक है। तो यही पूछा कि जिला परिषद का हेड कौन होता है, तो चेयरपर्सन होता है। क्लियर? नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका हु हैज द पावर टू लेजिस्लेट ऑन द रेजिडुअरी सब्जेक्ट। अब क्या है, आपने पढ़ा होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब जो तीन पार्ट में डिवाइड कर रखा है, वो तो उनके काम भी बांट रखे हैं। जिसमें आपने पढ़ा होगा आपके यूनियन लिस्ट हो गया, आपको यूनियन लिस्ट हो गया, उसके बाद आपका स्टेट लिस्ट होता है, और लास्ट में आपका कॉन्करेंट लिस्ट होता है, ठीक है। इसमें जो होगा वो यूनियन गवर्नमेंट, मतलब इसमें जो भी टॉपिक होंगे उस पे रूल कौन बनाएगा, यूनियन गवर्नमेंट। इसमें स्टेट गवर्नमेंट, और इसमें दोनों, यूनियन और स्टेट दोनों। लेकिन ये सारी चीजें कब डिसाइड हुई थी, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, यानी आज से 70-75 साल पहले। बट 70-75 साल बाद कुछ ऐसे टॉपिक भी या कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी भी तो डेवलप हुई है जिनके बारे में उस टाइम हमें पता नहीं था, तो हमने नहीं ऐड किया। जैसे आईटी से रिलेटेड चीजें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होगी, उससे रिलेटेड हो गया आपको। तो इस या फिर साइबर अटैक वगैरह सारी चीजें होती हैं इनसे रिलेटेड। तो इनसे रिलेटेड के लिए हमने एक जो था वो एरिया खाली छोड़ दिया, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेजिड्यूअरी। क्या बोलते हैं उन्हें, रेजिड्यूअरी। तो इसके ऊपर लॉज कौन बनाता है, तो वो है यूनियन गवर्नमेंट। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट पे। ग्राम पंचायत इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द एंटायर। ग्राम पंचायत है किसके लिए होगी, ग्राम के लिए, यानी विलेज के लिए। क्लियर? नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका मोस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड। आपको पता होगा कि अभी के टाइम में जो सबसे पॉपुलर टाइप ऑफ गवर्नमेंट है उसमें कौन है आपका, डेमोक्रेसी, ठीक है। कौन सी आपकी, डेमोक्रेसी। क्लियर? अब आपके एमसीक्यू खत्म हो चुके हैं, अब आते हैं हम लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, डू यू एग्री। यानी आपको बताना है कि जो पावर शेयरिंग होती है वो डेमोक्रेसी की आत्मा होती है, यानी लोकतंत्र की आत्मा होती है। कैसे, मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट है डेमोक्रेसी का ये पावर शेयरिंग। कैसे, देखते हैं। पावर शेयरिंग हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वेरियस एथनिक ग्रुप लिविंग इन दी सोसाइटी। अब होगा क्या कि जितने भी एथनिक ग्रुप आपके सोसाइटी में रह रहे हैं उन सबको हम इक्वल पावर अगर शेयर कर देंगे, इक्वल इन्वॉल्वमेंट कर देंगे हर चीज में, तो लड़ाई किस बात की होगी, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि पॉसिबिलिटी कॉन्फ्लिक्ट की कम हो जाती है। दूसरा आपका क्या है कि इट हेल्प्स इन एंश्योरिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सिंस अ कंट्री कैन रीच ऑल बाय run by all the communities without giving preferences to any majority country। अब वही चीज होगी कि चाहे पॉपुलेशन ज्यादा है कम है, हमने उनको इक्वल ही राइट्स दे रखे हैं, तो कंट्री में कोई भी क्या होगी, अनस्टेबिलिटी नहीं आएगी, जिससे गवर्नमेंट जो है वो स्मूथली चल पाएगी और कंट्री का डेवलपमेंट भी अच्छे लेवल, मतलब मेजोरिटी वाला कोई कॉन्सेप्ट रहेगा ही नहीं वहां पर, ठीक है। नेक्स्ट पे देखते हैं, इट ऑल्सो रिड्यूस पॉसिबिलिटी ऑफ वायलेंस। ऑफ कोर्स सी बात है, ठीक है, कि अगर सबको इक्वल राइट्स मिलेंगे तो वायलेंस ही नहीं होगा वहां पर। लास्ट है आपका इट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल स्टेबिलिटी इन द नेशन। क्लियर है सारी चीजें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका
कि व्हाई इज द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम कॉम्प्लेक्स। हमको आपको बताना है कि बेल्जियम में जो एथनिक ग्रुप है उसका कॉम्पोजिशन इतना कॉम्प्लेक्स क्यों है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले जो 59% ऑफ द कंट्रीज की टोटल मतलब 59% जो पॉपुलेशन है वो आपका फ्लेमिश रीजन में रहती है, जो कि कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, डच में। यानी पूरी कंट्री में देखें तो जो डच स्पीकिंग पीपल है वो आपके मेजोरिटी में है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो 40% पॉपुलेशन है वो आपका वेलोनिया रीजन में रहते हैं और ये लैंग्वेज कौन सी बोलते हैं, फ्रेंच। यानी ये आपके मेजोरिटी में है। और 1% जो है आपके वो जर्मनी बोलने वाले हैं, तो इनकी काउंटिंग ही नहीं होती। मेनली जो है राइवलरी इन दोनों के बीच में है, जो आपके डच स्पीकिंग पीपल है और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, यानी 59 और 40%। ठीक है, ये तो पूरी कंट्री की बात की। अब आते हैं जो बेल्जियम है उसकी कैपिटल ब्रुसेल्स में। जो ब्रुसेल्स है उसमें 80% जो पॉपुलेशन है वो किसकी है, आपकी फ्रेंच स्पीकिंग पीपल की। नोट किया आपने यहां पर कि पूरे कंट्री में जो पॉपुलेशन माइनॉरिटी में है वो कैपिटल के अंदर में मेजॉरिटी में है। ठीक है, और जो आपके पूरे कंट्री में मेजॉरिटी में है वो इसकी कैपिटल में क्या है, माइनॉरिटी में, यानी सिर्फ 20%। तो यहां की प्रॉब्लम ये है। क्लियर हो गया ये चीज। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। देखते हैं। डेमोक्रेसी रेफर्स टू द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ये तो है, मतलब जनता के लिए, जनता क्या, जनता के द्वारा और जनता के लिए। ठीक है, तो वही होता है आपका ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। आगे क्या है, ओवरऑल डेमोक्रेसी मींस द पावर ऑफ पीपल एज द रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल। मतलब कहने का मतलब ये कि डेमोक्रेसी में जो भी रूलर इलेक्ट होता है वो किसके द्वारा चुना जाता है, लोगों द्वारा ही, जनता द्वारा ही चुना जाता है। ठीक है, तो सिंपल सी चीज थी। नेक्स्ट चलते हैं। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ द पॉलिटिकल इक्वालिटी द बेस। ठीक है, इसका मतलब ये है कि डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट होती है वो इस चीज पे फोकस करती है कि हम किसी एक कम्युनिटी, एक रिलीजन पे फोकस नहीं करेंगे, हम सबको ही इक्वली लेके चलेंगे। ठीक है, ये हो गया। आगे चलते हैं। द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी कौन कौन सी है। पहला होता है फेडरलिज्म, मतलब पावर किसी एक के हाथ में नहीं रहने देंगे, पावर को शेयर करेंगे। ठीक है, मतलब बांट के रखेंगे। द रूल ऑफ द लॉ। रूल ऑफ द लॉ का मतलब क्या हो गया कि कंट्री में हर एक चीज जो है वो रूल रेगुलेशन बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा। ठीक है। पॉपुलर सॉवरेनिटी का मतलब ये होगा कि जो भी हम डिसीजन लेंगे अपनी कंट्री के लिए उसमें कोई फॉरेन कंट्री की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, कोई बाहर की विदेशी कंपनी या विदेशी मतलब विदेश की कोई कंट्री हमें ये नहीं बताएगी कि हमें क्या करना है। ठीक है, तो पूरी तरीके से जो डिसीजन लेंगे वो हम ही लोग लेंगे। ठीक है। आगे सेपरेशन ऑफ पावर, आपने 3 लिस्ट पढ़ी है, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट, उसमें हमने पावर सेपरेट कर रखी है। उसके बाद इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी जो किसी के इन्फ्लुएंस में आके काम नहीं करेगी। ठीक है, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगी। आगे है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जो भी आपके एमएलए एमपीज वगैरह होंगे वो सारे क्या होंगे, आपके इलेक्टेड होंगे लोगों द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज फेडरलिज्म, एक्सप्लेन इट्स की फीचर। आपको बताना है फेडरलिज्म क्या होता है और इसके की फीचर बताने हैं। ठीक है, तो फेडरलिज्म का मतलब सिंपल सी चीज है कि कंट्री की पावर को किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के हाथों में नहीं रहने देंगे, हम क्या करेंगे उस पावर को थोड़ी थोड़ी बांटेंगे और डिफरेंट टीयर ऑफ गवर्नमेंट बनाएंगे, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, स्टेट गवर्नमेंट होगी, उसके बाद आपकी लोकल गवर्नमेंट होगी। ठीक है, तो वही सारी चीज यहां पे बताई गई है। अब इसके फीचर पढ़ते हैं। पहला फीचर ये है कि फेडरलिज्म हम तब कहेंगे जब 2 और मोर देन 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगी। ठीक है, पहला। दूसरा क्या है कि डिफरेंट टीयर ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन बट ईच टीयर हैज इट्स ओन ज्यूरिसडिक्शन इन स्पेसिफिक मैटर ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब क्या है, जैसे मैं हो गया, मतलब कोई गांव साइड का एक बंदा हो गया, तो उस ग्राम पंचायत के लिए भी होगा, मतलब
ग्राम पंचायत के लिए भी वो होगा, मतलब ग्राम पंचायत भी उस बंदे के लिए काम करेगी, स्टेट गवर्नमेंट भी उसी सेम पर्सन के लिए काम करेगी, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी उस पर्सन के लिए काम करेगी। मतलब सिंगल, बट मैं सिंगल सिटीजन हो गया, बट मैं तीनों के लिए, तीनों जो लेवल ऑफ गवर्नमेंट है वो मेरे लिए काम करेगी। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका कि डिफरेंट टीयर ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजंस बट ईच टीयर हैज इट्स ओन जुरिसडिक्शन इन स्पेसिफिक मैटर ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। कहने का मतलब ये है कि मैं एक सेम सिटीजन, मतलब मैं हो गया, मेरे लिए ग्राम पंचायत भी काम करेगी, मेरे लिए स्टेट गवर्नमेंट भी काम करेगी, और मेरे लिए ही सेंट्रल गवर्नमेंट भी काम करेगी। मतलब सेम सिटीजन के लिए तीनों टीयर ऑफ गवर्नमेंट काम करेगी, बट उन तीनों के ही काम अलग अलग बटे हुए हैं। ठीक है, जो आपने तीनों लिस्ट में पढ़ा, तो वही बोल रही है सारी चीजें। ठीक है, कि उनका सेपरेट ज्यूरिसडिक्शन होता है, सेपरेट काम होते हैं उनके। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि द एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ इच टीयर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली ग्रांटेड। मतलब जो भी पावर हमने डिवाइड कर रखी है, जो भी हमने काम डिवाइड कर रखे हैं, वो प्रॉपर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है सारी चीजें, ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना हो इनके बीच में। ठीक है, नेक्स्ट, द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सच चेंजेस रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट। मान के चलो आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल चेंज करने हैं, किसके? कॉन्स्टिट्यूशन के। तो पहली बात तो हो नहीं सकता। अगर उसमें कुछ टॉपिक है जो चेंज करना भी है, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ही नहीं कर लेगी, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट, तीनों की ही क्या होगी? पार्टिसिपेशन होगी या कंसेंट होगा, तभी कोई चीज जो है वो चेंज हो पाएगी। ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या है कि कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन और डिफरेंट लेयर ऑफ जो गवर्नमेंट है उनको इंटरप्रेट करने की पावर किसके पास होती है? कोर्ट के पास। इंटरप्रेट का मतलब व्याख्या, व्याख्या का मतलब डिफाइन करने की पावर किसके पास होती है? आपकी कोर्ट के पास होती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, इनके पास। क्लियर है? अगला क्वेश्चन क्या है कि हाउ डज डेमोक्रेसी प्रोड्यूस एन अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। और ये बताना है हमें कि डेमोक्रेसी किस तरीके से हमें अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट गवर्नमेंट जो है वो बना के देती है। ठीक है, तो कैसे कि जितने भी सिटीजन्स हैं उनके पास राइट है किसके लिए? एग्जामिन टू प्रोसेस बाय विच डिसीजन आर मेड। जिस तरीके से कोई डिसीजन वगैरह लिया जाता है, जो उसका पूरा प्रोसेस होता है, वो बेसिकली जनता को राइट है जानने का कि कोई डिसीजन किस बेसिस पे लिया जा रहा है, क्या डिसीजन लिया जा रहा है, लोगों के लिए वो ठीक है या नहीं है, वो सारा प्रोसेस जो है वो जानने का लोगों को हक है। आगे क्या है कि दिस डिसीजन आर मेड अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स एंड प्रोसीजर। ठीक है, जो भी डिसीजन गवर्नमेंट लेती है वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं ले सकती, वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी उसके लिए नियम कानून बने हुए हैं उसके अकॉर्डिंग ही लेगी, तो ये और ज्यादा एक्सेप्टेबल हो जाता है लोगों के लिए। ठीक है, मतलब बिलीव बढ़ता है बेसिकली। आगे क्या है कि द बेसिक फैक्ट इन द डेमोक्रेसी, द पीपल हैव अ राइट टू इलेक्ट देयर ओन गवर्नमेंट एंड द कैंडिडेट विच इज इलेक्टेड इज थ्रू टू बी कैपेबल इनफ to fulfill the demands of the people and if not then replace in next election। बेसिकली ये है कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जो लोगों द्वारा इलेक्टेड है, अगर वो लोगों की डिमांड को फुलफिल कर पा रही है तो ठीक है, अदरवाइज हम उसे नेक्स्ट इलेक्शन में क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन भी होते हैं। तो इस तरीके से जो है वो डेमोक्रेसी हमें अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल और लेजिटिमेट गवर्नमेंट जो है वो बना के देती है। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है आपका? डिस्क्राइब एनी 5 मेजर फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। या पॉलिटिकल पार्टी के आपको 5 मेजर काम बताने हैं। पहला, पार्टीज कॉन्सेंट इलेक्शन, मतलब ये जितने भी इलेक्शन होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करती हैं। अगला क्या है? दे पुट फॉरवर्ड पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। जो पार्टीज हैं वो अपनी पॉलिसीज वगैरह लोगों को बताती है, अपने प्रोग्राम के, अपना मैनिफेस्टो जो है वो पूरा वो लोगों के सामने रखती है कि अगले 5 साल में हम क्या करने वाले हैं, वो सारी चीजें होगी। ठीक है, पार्टीज प्ले और डिसीजिव रोल इन मेकिंग लॉ।
जो पार्टी होती है वही आपको लॉज वगैरह बनाने में हेल्प करती है, जैसे कि एक आपकी रूलिंग पार्टी हो गई जो जिसने गवर्नमेंट बना लिया है, एक अपोजिशन की पार्टी हो गई, या फिर रूलिंग पार्टी कभी कभी अगर इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होता तो सारे पार्टियों को बुलाकर और फिर डिसीजन लेती है, ठीक है, तो उस चीज में रोल प्ले करती है। अगला क्या है, पार्टीज फॉर्म एंड रन अ गवर्नमेंट। जो पार्टीज होती हैं वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं, जो पार्टी जीतती है वो अपनी गवर्नमेंट बनाती है और गवर्नमेंट को रन भी करती है अगले 5 सालों के लिए आगे। जो डिफीटेड पार्टी होती है, जो सेकंड नंबर पे हारी हुई पार्टी होती है, मतलब रनर अप पार्टी जो बेसिकली होती है, वो क्या करती है, पार्लियामेंट में अपोजिशन का रोल प्ले करती है, यानी जो रूलिंग पार्टी अगर कोई भी डिसीजन ले रही है उसको क्रिटिसाइज करती है और उसकी कमियां बताती है, ठीक है, तो वो काम करती है। अगला क्या है, नेक्स्ट क्या आपका, पार्टी से पब्लिक ओपिनियन का मतलब ये है कि पार्टीज जो है वो जनता की आवाज को रखती है पार्लियामेंट में और आगे उस पर काम भी करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका, पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम। जो पार्टीज होती है, पॉलिटिकल पार्टीज होती है, वही गवर्नमेंट में आकर जो है लोगों तक गवर्नमेंट की जो मशीनरीज होती हैं या फिर गवर्नमेंट की जो वेलफेयर स्कीम होती है उन सबको लोगों तक पहुंचाती है या लोगों के पहुंच में जाती है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डेमोक्रेसी एकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जांपल। आपको बताना है कि डेमोक्रेसी किस तरीके से जो हमारे सोशल डाइवर्सिटी होती है उसको यूनाइट करके रख देता है या फिर एकोमोडेट करता है, ठीक है। तो नो सोसाइटी कैन फुली एंड परमानेंटली रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट अमंग डिफरेंट ग्रुप। ऐसी कोई सोसाइटी नहीं है जहां पे कोई कॉन्फ्लिक्ट ना होती हो, ठीक है। कोई यूटोपियन या आइडियल नाम की कोई चीज नहीं होती, ठीक है। कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हर जगह बना रहता है, बट वी कैन certainly learn to respect these differences and we can also involve mechanism to negotiate these differences. Democracy is the best suited to produce this outcome. बेसिकली ये है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास एक मैकेनिज्म होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में क्या होता है, हम हर किसी की पार्टिसिपेशन को इंश्योर करते हैं कि कोई भी अगर एक्टिविटी होती है उसमें पॉलिटिकल होगा, इकोनॉमी हो गया, इसमें हम किसी भी बेस पे पर्सन के साथ जो है किसी भी बेसिस पे, वो रेस हो सकता है, वो कास्ट हो सकता है, वो रिलीजन हो सकता है, इस बेसिस पे हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, सबको इक्वली पार्टिसिपेशन जो है वो इंश्योर करेंगे, ठीक है। Democracy also ensure that the government should not be made by the majority but it also have the representation of minority as well. जो डेमोक्रेसी वो इंश्योर करता है कि जो कंट्री में मेजोरिटी में है वो अपनी तानाशाही ना चलाए, ठीक है, माइनॉरिटी और मेजोरिटी बिल्कुल इक्वली ट्रीट किए जाए, ठीक है। Democracy is the best form of government to accommodate social diversity if it must fulfill some basic condition। और वो कंडीशन क्या है आपके, कि पहला वहां पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। अगर वहां पर फ्री एंड फेयर तरीके से इलेक्शन हो, इसका मतलब क्या, कि जो रूलिंग पार्टी हो उसको भी डर हो कि कहीं मैं इस बार इलेक्शन जो है वो हार ना जाऊं। जब इतना फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा तब हम बोलेंगे कि वहां पे प्रॉपर डेमोक्रेसी है, ठीक है। दूसरी क्या है, मेजोरिटी रूल शुड नॉट बी इन टर्म ऑफ रिलीजन और रेस और लिंग्विस्टिक ग्रुप के, मतलब मेजोरिटी इस बेस पे नहीं होनी चाहिए, मतलब जैसे गवर्नमेंट है वो मेजोरिटी गेन करती है तो उसमें मेजोरिटी का सीन ये वाला नहीं होना चाहिए कि जो रिलीजन के बेस पे हो या किसी रेस के बेस पे हो या किसी भाषा के बेस पे हो, ठीक है। तो वो हो गया आपका। अगला क्या है, मेजोरिटी शुड ऑल्सो ऑलवेज वर्क इन कॉन्सेंस विद द माइनॉरिटी, मतलब मेजोरिटी और माइनॉरिटी सारे एक साथ जो है वो काम करते हैं, हर जगह जो उनकी भागीदारी जो है वो इक्वल होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कि which 5 provision of the constitutional amendment of 1992 really strengthened the third tier of democracy in India। आपको पता है 1992 में जो था वो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, उसी में क्या क्या प्रोविजन है उसके बारे में बताना है, ठीक है। तो उसमें पहला पॉइंट क्या है, नाउ इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, मतलब ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, which 5 provision of the constitutional amendment of 1992 really strengthen the third tier of democracy in India। आपको बताना है कि जो 1992 में 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके जो थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट लाई गई थी उसमें क्या क्या प्रोविजन है। तो पहला प्रोविजन ये है कि यहाँ पे
कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी कर दिया गया कि हर 5 साल में यहाँ पे इलेक्शन जो है वो कंडक्ट कराएगा। कहाँ पे? लोकल लेवल पे, यानी थर्ड ईयर ऑफ जो गवर्नमेंट बनी थी वहां पर। जो थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, ये आपका पहले डीपीएसपी में था, आर्टिकल 40 में था, ठीक है, जो वहां पे मैंडेटरी नहीं होता। डीपीएसपी में जो चीजें होती हैं वो आपका फोर्सफुली किसी को आप जो है वो करवा नहीं सकते, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, उसके बाद ये चीज मैंडेटरी कर दी गई कि हर एक स्टेट में लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए और वहां पे प्रॉपर हर 5 साल में इलेक्शन भी कंडक्ट कराना होगा, ठीक है। उसके बाद सीट रिजर्व हुई किसके लिए? जितने हमारे एससी, एसटी और ओबीसी में आने वाले लोग हैं उनके लिए कुछ सीटें रिजर्व की गई। भाई इस एरिया में एससी की पॉपुलेशन ज्यादा है तो यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो भी क्या होगा? आपका एससी ग्रुप का ही होगा, ठीक है। आगे 1/3 जो सीट थी वो हमारे जो वुमेन्स थी उनके लिए रिजर्व कर दी गई थी, ठीक है। आगे एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन बनाया गया जिसका नाम था स्टेट इलेक्शन कमीशन, और इसी की जिम्मेदारी थी कि जो थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट होगी यानी लोकल लेवल पे जो इलेक्शन होगा वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराएगा, ठीक है। आगे द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर एंड रेवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट बॉडी, और ये मैंडेटरी कर दिया कि जो स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी रेवेन्यू इकट्ठे होंगे, मतलब रेवेन्यू जो आएगा उसमें से कुछ पार्ट जो है वो लोकल गवर्नमेंट को देंगे ताकि वो अपने एरिया में लोकल लेवल पे क्या कर पाए? डेवलपमेंट कर पाए। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि एक्सप्लेन एनी 5 फीचर ऑफ फेडरलिज्म। आपको बताना है फेडरलिज्म के 5 फीचर कौन कौन से होते हैं। तो इसमें ये है कि आपको 2 या 2 से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक है। डिफरेंट लेवल जो लेवल ऑफ गवर्नमेंट है वो सेम सिटीजन, ये मैंने आपको क्वेश्चन पहले करा रखा है कि सेम सिटीजन के लिए जो है वो एक ही मतलब तीनों टीयर ऑफ गवर्नमेंट जो है वो एक ही सिटीजन के लिए काम करती है, ठीक है। आगे एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ इस लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गवर्न, मतलब जो भी पावर वगैरह है, रेवेन्यू वगैरह है वो प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि किस तरीके से वो चीजें डिवाइड होगी, ठीक है। आगे द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज, मतलब अगर किसी फंडामेंटल प्रोविजन को चेंज करना हो तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले नहीं कर लेगी या फिर स्टेट गवर्नमेंट अकेले नहीं कर पाएगी, तीनों लेवल की जो गवर्नमेंट है उसकी पार्टिसिपेशन होगी, तीनों मिलकर ही किसी फंडामेंटल प्रोविजन को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। लास्ट, कोर्ट हैज द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर ऑफ द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना हो, व्याख्या करना हो, डिफाइन करना हो तो वो काम कौन करेगा? सिर्फ कोर्ट, मतलब निकालने का काम कौन करेगा? सिर्फ कोर्ट, ठीक है। आगे द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट एज द अंपायर इफ एनी डिस्प्यूट अराइज बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यानी स्टेट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सुप्रीम कोर्ट जो है इस चीज को मॉनिटर करेगी और जो भी डिसीजन देना होगा सुप्रीम कोर्ट ही डिसीजन देगी। क्लियर ये सारी चीजें? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि हाउ इज फेडरल पावर शेयरिंग मोर इफेक्टिव टुडे देन इन द अर्ली ईयर्स, मतलब जो फेडरल सिस्टम हो पहले के मुकाबले अब किस तरीके से ज्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। तो फेडरल पावर शेयरिंग इज मोर इफेक्टिव बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन इंडिया। इंडिया में क्या सिस्टम है अपना? डेमोक्रेसी का। इट हैज एंश्योर्ड दैट द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड डिजायर फॉर लिविंग टुगेदर हैव बिकम अ शेयर्ड आइडियल इन आवर कंट्री। डेमोक्रेसी में जो फेडरलिज्म है वो प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट हो पाता है और इसमें क्या करते हैं, जो हमारी कंट्री की डाइवर्सिटी होती है उसको हम प्रॉपर रिस्पेक्ट कर पाते हैं, हम प्रॉपर उस चीज का ध्यान रख पाते हैं और डाइवर्सिटी होते हुए भी हम एक कंट्री को यूनाइट कर पाते हैं। ये फेडरलिज्म की वजह से ही हो पाता है, ठीक है। आगे फेडरल पावर शेयरिंग हैज हेल्प टू इनकलकेट हैबिट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, मतलब ये है कि जो फेडरल पावर शेयरिंग की वजह से पॉसिबल ही हो पाता है कि हर एक पर्सन जो है चाहे वो किसी भी जगह पे रह रहा हो, किसी भी रिलीजन से बिलोंग कर रहा हो, वो सबकी पार्टिसिपेशन जो है वो यहां पर क्या होता है? कंफर्म होता है, ठीक है। फेडरल पावर शेयरिंग इज द बेस्ट वे टू रियलाइज वन इंपॉर्टेंट
प्रिंसिपल ऑफ द डेमोक्रेसी नेमली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, देखो पहले क्या थी, जब 2 टियर ऑफ गवर्नमेंट थी तो जो गांव साइड का इलाका था वो बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ था, वहां पे डेवलपमेंट ना के बराबर थी। बट जब अमेंडमेंट हुआ 1992 में, उसके बाद जब सेल्फ गवर्नमेंट आई, ठीक है, तो वहां पे जो लोकल लेवल पे डेवलपमेंट है या लोकल लेवल पे जो लोगों की पार्टिसिपेशन है वो बढ़ गई। ठीक है, यानी पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है उसमें पार्टिसिपेशन जो है वो लोकल लेवल पे बहुत ज्यादा बढ़ गई। कहने का मतलब जो पिछड़े लोग थे या पिछड़ा इलाका था वो भी आपका मेन स्ट्रीम में आ गया। ठीक है, किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया? फेडरल स्ट्रक्चर की वजह से। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर लोकल गवर्नमेंट हैज बीन हेल्प टू डिपेंड डेमोक्रेसी। आगे क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर लोकल गवर्नमेंट हैज हेल्प टू डीपन डेमोक्रेसी। जो लोकल गवर्नमेंट है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना जो है वो डेमोक्रेसी के लिए और अच्छा होता है। ठीक है, आगे इट हैज इंक्रीज्ड वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन एंड वॉइस इन डेमोक्रेसी। जैसे हमने बताया आगे ऊपर कि 1/3 जो है इसमें सीट जो है वो रिजर्व होती है वुमेन्स के लिए, जिससे उनका रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा बढ़ा है और उनकी आवाज जो है वो भी बढ़ी है, मतलब उनकी आवाज भी उठाई गई है। ठीक है, फेडरल पावर शेयरिंग हैज लेड टू इंफॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेटस विच हैज एक्चुअली मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड। इट हैज ऑल्सो मेड एडमिनिस्ट्रेशन इजियर। अब क्या हुआ था, जो स्टेट थे स्टार्टिंग में, पहले क्या होता है कि 14 स्टेट, जब भारत को आजादी मिली तब 14 स्टेट में जो था वो इंडिया डिवाइड था। बाद में लैंग्वेज के बेसिस पे बहुत सारे स्टेट बन गए। अब इसमें क्या हो गया, बहुत सारे स्टेट बनने से क्या हो गया, वो छोटे छोटे इलाके में बन गए जहां पर हमें एडमिनिस्ट्रेशन करने में बहुत ज्यादा मतलब इजी हुआ, मतलब हेल्प मिली। ठीक है, आगे इट रिड्यूस द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड गिव्स पावर टू रीजनल गवर्नमेंट। अब वही चीज डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर लेकर और उसे स्टेट और लोकल लेवल पे दे दी गई। ठीक है, जिससे जो पूरी पावर है वो एक ही मतलब सेंटर के पास ही इकट्ठी नहीं रही और वो क्या हो गई, शेयर हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कम्युनलिज्म इज हार्मफुल टू नेशंस प्रोग्रेस। आपको बताना है कि कम्युनलिज्म किस तरीके से हमारी कंट्री को क्या करता है, हार्म करता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि कम्युनलिज्म होता क्या है। कम्युनलिज्म का मतलब होता है कि अब हमारी सोसाइटी में लोगों को रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज की बेस पे डिवाइड कर देना। ठीक है, तो वही है, कम्युनलिज्म इज डिस्क्राइब्ड एज एन आइडियोलॉजी स्टेटिंग द डिवीजन बिटवीन द स्टेट, people, group of people or communities on the basis of ethnicity, religion, belief and values. Clear? तो it basically एक division है। अब इसमें क्या क्या नुकसान होते हैं? सबसे पहले it split the society on the basis of religion। ये समाज को रिलीजन के बेस पे तोड़ के रख देता है। आगे क्या है, it creates the threat in the society। अब जब डिवीजन होगा तो लोगों में इनसिक्योरिटी अपने आप आ जाएगी, तो उसमें भी प्रॉब्लम है, थ्रेट हो जाएगा हमारी सोसाइटी के लिए। इट अफेक्ट द नेशनल इंटीग्रिटी। ऑब्वियस सी बात है, जब समाज डिवाइड हो रहा है तो नेशनल इंटीग्रिटी पे तो बात आएगी ही। ठीक है, अगला इट लीड्स टू सोशल अनरेस्ट। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, बहुत सारे कम्युनल राइट्स होंगे, झगड़ा मार पिटाई, लड़ाई वगैरह होगी। ठीक है, तो वो सारी चीजें स्टार्ट हो जाएगी। इट रूइंस लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ये लाइफ और प्रॉपर्टी को क्या करेगा, नुकसान करेगा। ठीक है, आपको पता है जब भी दंगे होते हैं, राइट्स होते हैं, तो उसमें कितने लोगों की जान जाती है, मतलब जितनी भी आपके प्राइवेट प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी वो जला दी जाती है, तो उनमें सारे आपकी लाइफ और प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एक्सप्लेन एनी 4 चैलेंजेस बिफोर पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। आपको बताना है कि पॉलिटिकल पार्टीज को इंडिया में कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो वेरियस चैलेंजेस फेस्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज आर, पहला क्या है, The parties something indulge in the use of money and muscle power for the winning election। आपको पता है, ठीक है, कि इलेक्शन में पैसे का और पावर का कितना ज्यादा मिसयूज होता है। ठीक है, दिस हैम्पर्स डेवलपमेंट एंड इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, ये स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी जो है उसके खिलाफ होती है सारी चीजें। ठीक है, आगे देयर हैव बीन dynastic succession in many political parties, this often deprive the party of appropriate leadership। समझाता हूं क्या है ये पॉइंट, कि
एक पार्टी के अंदर क्या होता है, जैसे कांग्रेस पार्टी पे एलिगेशन लगता है कि कांग्रेस पार्टी पे क्या होता है कि जैसे राजा का बेटा राजा बनेगा, वो वाला सीन हो गया कि एक लीडर जो है, मतलब एक लीडर है वो अपने बच्चे को प्रिपेयर कर रहा है किसके लिए, लीडरशिप के लिए। तो अगला जो मिनिस्टर बनेगा वो कौन बनेगा, उसका बेटा ही बनेगा। तो इस जो परिवारवाद की जो राजनीति है उसकी वजह से क्या हो जाता है, एक योग्य यानी एबल लीडर जो है उसको कभी चांस नहीं मिल पाता। ठीक है, आगे द पार्टीज आर लैकिंग इंटरनल डेमोक्रेसी विच कीप मैनी प्रोस्पेक्टिव लीडर डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट्स। सेम चीज कि पार्टी के अंदर भी क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट चलती है। उस पार्टी की कॉन्फ्लिक्ट की वजह से क्या होता है, एक पर्सन जो एबिलिटी रखता है लीडर बनने की वो नहीं बन पाता। ठीक है, वो चीज हो गई। आगे there are not many ideological differences between the various parties, so there is a lack of meaningful choices before the voters। अब होते क्या है कि कुछ ऐसी पार्टियां हैं जिनके आइडियोलॉजी आपस में सेम है, मतलब बेसिकली पार्टियां क्यों बनती है, आइडियोलॉजी के हिसाब मतलब बेसिस में डिवाइड होती हैं, अलग अलग फॉर्म होती हैं, बट कुछ पार्टियां आती है जिनकी आइडियोलॉजी बिल्कुल सेम होती है। ठीक है, तो इस वजह से पार्टियां तो बढ़ जाती हैं, लेकिन क्योंकि आइडियोलॉजी सेम है तो हमारे वोटर्स को चॉइसेस बहुत कम मिल पाते हैं। क्लियर है सारी चीजें, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या आपका, मेंशन एनी 5 मेन फीचर विच मेक इंडिया अ फेडरल कंट्री। आपको 5 मेन फीचर बताने हैं इंडिया में जिससे आप कह सकते हैं कि इंडिया जो है एक फेडरल कंट्री है। तो पहला प्रोविजन देखते हैं, देयर आर 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, इंडिया हैज 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। फेडरलिज्म क्या होता है, उसमें 2 या 2 या 2 से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, बट इंडिया में क्या है 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट। क्या है नेक्स्ट, क्या है, ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैज इट्स ओन जुरिसडिक्शन इन मैटर ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन इवन दो दे गवर्न द सेम सिटीजन। आपको पता है कि जो एक सिटीजन है उसके लिए तीनों गवर्नमेंट काम करती है, तो मैंने आपको बताया था, बट उनका काम जो है वो अलग अलग है। एक ही सिटीजन के लिए करेगी बट उनका काम क्या है, बिल्कुल अलग अलग होंगे। ठीक है, पावर एंड फंक्शन ऑफ ईच टियर ऑफ गवर्नमेंट इज स्पेसिफाइड एंड गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। सारी चीजें जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन गिवन पावर टू सेटल डिस्प्यूट बिटवीन द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल स्टेट या लोकल लेवल पे कभी डिस्प्यूट होता है तो उसको रिजॉल्व कौन करता है, अपना सुप्रीम कोर्ट। आगे, फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अल्टर्ड बाय एनी वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ये मैंने आपको पहले बता दिया है कि अगर कोई फंडामेंटल प्रोविजन में चेंजेस करना हो तो सिर्फ एक टियर ऑफ गवर्नमेंट नहीं करेगी अकेले, इसमें तीनों का क्या होना चाहिए, सहमति होनी चाहिए। आगे, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू बिटवीन डिफरेंट लेवल इज स्पेसिफाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। किसको कितना रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट करना है, क्या परसेंटेज वगैरह रहेगी, वो सारी चीजें भी है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। नेक्स्ट क्या है, देयर इज म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। सबको अपनी मतलब जैसे तीनों लेयर ऑफ जो गवर्नमेंट है उन तीनों को आपस में एक दूसरे की पावर का रिस्पेक्ट करना पड़ेगा और उतने में ही उनको जो है वो संभालने पड़ेगी सारी चीजें। ठीक है, तो बेसिकली इन तीनों के बीच में ट्रस्ट और एग्रीमेंट प्रॉपर होना चाहिए ताकि चीजें लंबे टाइम तक चल पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाउ डिड द बेल्जियम्स रिजॉल्व द एथनिक कॉन्फ्लिक्ट। बेल्जियंस जो लोग थे, जो बेल्जियम के लोग थे, उन्होंने किस तरीके से जो अपनी एथनिक कॉन्फ्लिक्ट थी उसको रिजॉल्व किया, वो देखते हैं। Belgians resolved the ethnic conflict between 1972 and 1993 as they amend their constitution 4 times। जो बेल्जियन लोग थे वो उन्होंने 1970 और 1993 के बीच में अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे काम करना स्टार्ट किया और उन्होंने 4 बार अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें चेंजेस किए। वुड एबल एवरीवन टू लिव टुगेदर विद इन द सेम कंट्री। और उन चारों अमेंडमेंट की वजह से क्या हो गया, जो कॉन्फ्लिक्ट थी लोगों के बीच में, डिवीजन था, वो खत्म होने लगा और सब क्या हो गए, यूनाइट होकर रहने लगे। ठीक है, बेल्जियंस कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब जो डच स्पीकिंग पीपल है और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है उन दोनों के जो मिनिस्टर होंगे पार्लियामेंट में बिल्कुल सेम नंबर में होंगे। ठीक है, नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन
यूनिलैटरली, कोई भी पार्टी जो है वो अकेले कोई डिसीजन नहीं ले लेगी। द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे स्टेट गवर्नमेंट काम नहीं करेगी, उसके कोई सबऑर्डिनेट नहीं है, ठीक है, कि सारी बात उसकी मानेगी। बट मैनी पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। फाइनली अ थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट जिसे हम कहते हैं हम कम्युनिटी गवर्नमेंट, जिसके ऊपर अलग से क्वेश्चन आता है आपका। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट का काम क्या होता है, जैसे फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है, उसके बाद आपके डच स्पीकिंग पीपल है, उन लोगों ने अपनी अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट बना रखी है जो अपने रिलीजियस या फिर जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है उनको रिजोल्व करेंगे। क्लियर है भी चीज। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि डिस्क्राइब द थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें देखते हैं सबसे पहले आपका यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में क्या आएगा आपका 97 सब्जेक्ट है और इनके ऊपर जो 97 जो सब्जेक्ट है यानी जो टॉपिक है उनके ऊपर रूल जो है वो कौन बनाएगा, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। जैसे कि डिफेंस हो गया आपका, फॉरेन अफेयर्स हो गया, बैंकिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, करेंसी हो गया, इन सब चीजों पे कौन बनाएगा, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट। अगली लिस्ट आती है आपकी स्टेट लिस्ट, इसमें आपके 65 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। इसमें आपका पुलिस आ गया, ठीक है, पुलिस हो गया, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, इन सब चीजों पे कौन बनाएगा, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही बनेगी। नेक्स्ट है आपका कॉन्करेंट लिस्ट। इस लिस्ट में जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे उन पे यूनियन और स्टेट दोनों गवर्नमेंट ही बना सकती हैं, ठीक है। इसमें आपके बहुत सारे होते हैं, जैसे कि एजुकेशन हो गया आपका, फॉरेस्ट हो गया आपका, ट्रेड यूनियन हो गया, मैरिज वगैरह हो गया, एडॉप्शन हो गया, सक्सेशन हो गया, इन सब के ऊपर जो लॉज है वो दोनों ही बना सकते हैं आपके, यूनियन और स्टेट दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि व्हाट इज मल्टी पार्टी सिस्टम, एक्सप्लेन मेरिट एंड डिमेरिट्स ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम। आपको बताना है कि मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है, इसके मेरिट क्या है और डिमेरिट क्या है, ठीक है। तो मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है कि जब किसी इलेक्शन में 2 और मोर देन 2 पार्टी जो है वो पार्टिसिपेट करती है और गवर्नमेंट जो है वो कोई एक पार्टी जीत के बना ले, ठीक है, मेजोरिटी गेन करके, या फिर अगर दो मेजोरिटी गेन नहीं होती है किसी एक पार्टी से, तो 2 पार्टी क्या करे, कॉलिजन की गवर्नमेंट बनाकर और फिर जो है वो अपनी गवर्नमेंट बना ले, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज अ मल्टी पार्टी सिस्टम, एक्सप्लेन मेरिट एंड डिमेरिट्स ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम। आपको बताना है कि मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है, इसके मेरिट क्या है और डिमेरिट क्या है। तो मल्टी पार्टी सिस्टम क्या है कि जब 2 और मोर देन 2 पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें और कोई एक पार्टी जो है वो इलेक्शन जीत के आए, या फिर अगर मेजोरिटी नहीं मिलती है एक पार्टी को तो 2 पार्टी कोलिजन करें और फिर गवर्नमेंट बनाए, तो इस टाइप के सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, मल्टी पार्टी सिस्टम, ठीक है। इसके मेरिट्स क्या हैं, दिस सिस्टम अलाउ अ वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट एंड ओपिनियन टू एंजॉय पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। जब 2 और 2 से ज्यादा मतलब 2 और मोर देन 2 पार्टीज होती है तो लोगों को एक फ्रीडम होती है अपनी आइडियोलॉजी कोई भी पसंद करने की, ठीक है। बेसिकली हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हो जाते हैं, हम जिस मर्जी को चाहे वो उसको वोट दे सकते हैं। अगला, पीपल कैन मेक अ चॉइस बिटवीन सेवरल कैंडिडेट, और बहुत सारी पार्टी होगी तो बहुत सारे पार्टी के बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे, तो हमारे को प्रॉपर जो है वो ऑप्शन मिल जाते हैं कि हमें जो पसंद है उसको हम जो है वो वोट डाल के आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है डिमेरिट्स। डिमेरिट्स में क्या है कि मान के चलो किसी एक पार्टी ने किसी एक भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली, तो इस कंडीशन में क्या होगी, कोलिजन बनाकर और फिर गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी। तो इस टाइप की जो गवर्नमेंट होती है वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होती है। पहला तो गवर्नमेंट बनाना ही बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, ठीक है, कि आइडियोलॉजी मिलती है नहीं मिलती इस चीज पे डिपेंड करता है। तो पहले तो गवर्नमेंट बनाना मुश्किल है, अगर मिल भी गया तो ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल गवर्नमेंट होती है, पता नहीं कब जो है वो कोलैप्स हो जाए। क्लियर है सारी चीजें। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि विच वर द फैक्टर दैट लेड टू द वीकनिंग ऑफ द कास्ट हायरार्की इन इंडिया। इंडिया में कास्ट हायरार्की को खत्म करने के लिए कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल है या कौन कौन से फैक्टर जो हेल्प करते हैं। तो पहला होता है आपका जो सोशल रिफॉर्मर होते हैं बहुत सारे, उनकी वजह से, और जो बहुत सारे सोलो इकोनॉमिक चेंजेस की जाती हैं, उनकी वजह से।
हमने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान कर रखे हैं, प्रोविजन कर रखे हैं, ठीक है। उसके अलावा अवेयरनेस बहुत ज़्यादा फैलाई जाती है, तो इस वजह से भी जो हमने कास्ट सिस्टम को कम किया है और इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस भी आए हैं। अगला, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन। जब कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ प्रॉपर होगी, अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा होगा, तो लोगों के पास टाइम ही नहीं होगा कास्ट के ऊपर बात करने के लिए, तो इसकी वजह से भी क्या, जो कास्ट सिस्टम जो है वो इंडिया में कम हुआ है। नेक्स्ट, ड्यू टू ग्रोथ ऑफ लिटरेसी एंड एजुकेशन इन इंडिया, द कास्टिज्म इज नाउ स्लोली डिसअपियरिंग फ्रॉम द सोसाइटी। एजुकेशन बढ़ रहा है, लोग जो है एजुकेटेड हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम अब धीरे धीरे बेहतर होता जा रहा है, लोगों को पढ़ाई के लिए ज्यादा अवेयरनेस मिल रही है, तो लोग पढ़े लिखे हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपने जात पात वाली चीजें जो है उन सबको पीछे छोड़ के और आगे बढ़ जा रहे हैं, ठीक है। अगला, occupational mobility has also made its contribution, and with the weakening of the position of the landlords in the villages, the old notation of caste hierarchy are breaking down. गांव साइड में पहले जमींदार वगैरह होते थे जो खुद तो अमीर होते थे, बाकी जो गरीब लोग होते थे, जो फार्मर्स वगैरह होते थे, उनको बहुत ज्यादा वो थ्रेट वगैरह करते थे, टैक्स वगैरह जबरदस्ती लिया जाता था, ठीक है। तो लोग जो पढ़े लिखे हो गए, जॉब प्रॉपर करने लगे, उनको अपने राइट्स वगैरह पता चलने लगी, तो इस वजह से क्या हो गया कि जो जमींदार लोग थे उनका जो काम था वो ठप पड़ गया, ठीक है। और जो कास्ट सिस्टम से रिलेटेड चीजें होती थी, जो डिस्क्रिमिनेशन होता वो बहुत ज्यादा कम हो गया। आगे, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया has prohibited any caste based discrimination and laid the foundation of the policies to reverse the injustice of the caste system. जो हमारा फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल आपका 14 से लेकर 18 तक, जिसमें राइट टू इक्वेलिटी है, उसमें यही सारे प्रोविजन दिए कि आपको किन किन बेसिस पे जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, तो प्रॉपर हमारे फंडामेंटल राइट है। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि स्टेप्स टेकन टू स्ट्रेंथन लोकल गवर्नमेंट इन 1992। ये मैंने आपको पहले क्वेश्चन करा दिया है, ठीक है, तो आप एक बार देख लीजिएगा वो सारा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सजेस्ट एनी 5 इफेक्टिव मेजर्स टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। आपको सजेस्ट कर रहे हैं कुछ चेंजेस जो पॉलिटिकल पार्टीज में होनी चाहिए, ठीक है। पहला क्या है कि अ लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो अपने इंटरनल जो डिस्प्यूट्स है उनको कैसे रिजोल्व करे। अब उनके इंटरनल डिस्प्यूट्स की वजह से कभी कभी ये नेशनल लेवल पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है सारी चीजें, ठीक है। आगे, इट शुड बी मेड कंपल्सरी फॉर द पॉलिटिकल पार्टी टू मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ इट्स मेंबर, कि उसका मतलब कितना वो एजुकेटेड है, कितनी प्रॉपर्टीज वगैरह है, क्या उनका बैकग्राउंड था, उनका क्या रिकॉर्ड्स रहे, क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, तो पूरा रजिस्टर जो है वो मेंटेन करके रखना चाहिए अपने सारे मेंबर्स का। अगला, इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टी टू गिव अ मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स अबाउट 1/3 टू इट्स वुमेन कैंडिडेट। मतलब जो पार्टी है वो अपने पार्टी में जब भी मिनिस्टर बनाएगी तो उसमें एटलीस्ट 1/3 जो है वो वुमेन्स की पार्टिसिपेशन इंश्योर करनी पड़ेगी उन्हें, ठीक है। आगे, देयर शुड बी अ कोटा फॉर वुमेन इन द डिसीजन मेकिंग बॉडीज ऑफ द पार्टी। अगर पार्टी के अंदर कोई डिसीजन लिया जा रहा है तो उस पार्टी में भी कुछ जो सीटें हैं वो वुमेन्स के लिए, मतलब जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है उसमें पार्टिसिपेशन जो है वुमेन्स की वो भी बढ़नी चाहिए। आगे, देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन। मतलब जो इलेक्शन हो रहा है वो स्टेट के जो फंड होते हैं, ठीक है, जो इलेक्शन के लिए प्रॉपर निकाले जाते हैं, पर्टिकुलर वो इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए ही होता है, तो उसमें से यूज करें, कहीं से करप्ट करके या फिर आजकल ये हो रहा है कि जो बिजनेसमैन होते हैं उनको हेल्प करते हैं, बदले में उनसे बहुत ज्यादा कैश वगैरह लेते हैं, ठीक है, फंड वगैरह लेते हैं, तो वैसा कुछ सीन ना हो। आगे, द गवर्नमेंट शुड गिव अ पार्टीज मनी टू दी सपोर्ट देयर इलेक्शन एक्सपेंसेस इन काइंड ऑफ एग्जांपल, जैसे पेट्रोल, पेपर, टेलीफोन एटसेट्रा। मतलब
हर एक पार्टी को, जैसे रूलिंग पार्टी होती है उसी के हैंड में होती है सारी चीजें, कि जो फंड है वो हर पार्टी को जो है वो उनके हिसाब से दे दे, ताकि वो जितनी भी पार्टियां हैं वो फेयरली तरीके से compete कर पाए। क्योंकि अगर उनको हम फंड नहीं देंगे तो हमारे रूलिंग पार्टी से वो कैसे compete करेंगे। तो हम प्रॉपर उन्हें फंड प्रोवाइड करते हैं कि आप लोग अपनी कंपेनिंग वगैरह जो है और बाकी सारी चीजें है उसको उसके लिए मतलब एक्सपेंसेस जो है मैनेज कर पाओ। आगे, वोट कास्टिंग शुड बी मेड कंपल्सरी इन ईच इलेक्शन। जो जनता है उसके लिए मैंडेटरी कर दिया गया, आपको वोटिंग सिस्टम मतलब वोट देने जाना ही पड़ेगा, ये मैंडेटरी है, ठीक है। आगे, डाटा रिगार्डिंग कास्ट सिस्टम ओबीसी एसटी, हाँ मतलब ये है कि कास्ट के बेसिस पे जो है वो वोट जो बैंकिंग है वो ना की जाए, मतलब कास्ट को साइड में रख के डेवलपमेंट के बेसिस पे जो है वो वोट वगैरह मांगे, ना कि जाति के बेस पे डिवाइड करके मांगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज मेजोरिटेरियनिज्म? इज इट रॉन्ग इफ अ मेजोरिटी कम्युनिटी इन अ कंट्री रूल्स? ये मेजोरिटेरियनिज्म क्या होता है और क्या ये गलत है अगर एक मेजोरिटी जो कम्युनिटी है वो कंट्री को रूल करने लगे? हाँ गलत है। देखते हैं आगे कैसे हैं कि अ बिलीव दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विच एवर वे इट वांट। मतलब होता क्या है कि जब भी मेजोरिटी कम्युनिटी की गवर्नमेंट रूल करेगी कंट्री को तो वो अपने फायदे के लिए सारी चीजें करेगी, अपनी कम्युनिटी को ध्यान में रख के करेगी, और जो माइनॉरिटी में कम्युनिटी है उनको बिल्कुल डिसरिगार्ड करेगी या बिल्कुल इग्नोर करेगी वो, ठीक है। आगे, तो इसी वजह से जो है मेजोरिटी कम्युनिटी कंट्री को रूल करे तो ये गलत होता है, ठीक है। आगे, कि द वेरी आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज इमर्ज्ड इन अपोजिशन टू द नोटेशन ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर। अब जो अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर का मतलब ये है कि जो पॉलिटिकल पावर है हम कम्युनिटी के बीच में इक्वली डिवाइड नहीं करेंगे, हम सारी पावर क्या रखेंगे, अपने पास रखेंगे। तो इस चीज को अपोज करने के लिए पावर शेयरिंग बहुत सही चीज है कि अगर आपने पावर शेयर नहीं किया तो फिर क्या हो जाएगा, आपकी कंट्री जो है बर्बाद हो जाएगी, वहां पे बहुत ज्यादा राइट्स वगैरह होंगे जैसे श्रीलंका में हुए थे, ठीक है। आगे, अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स डाइवर्सिटी एंड विलिंगनेस टू एकोमोडेशन। नेक्स्ट क्या है आपका कि अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स डाइवर्सिटी एंड विलिंगनेस टू एकोमोडेट इट इज गुड फॉर द डेमोक्रेसी। मतलब डाइवर्सिटी को लेकर हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड कि डाइवर्सिटी जो है वो गलत चीज नहीं है, वो हमारे लिए क्या है, अच्छी चीज है। मतलब उस तरीके से हम एटीट्यूड लेकर चले और एक साथ रहकर चलने का जो विलिंगनेस है, मतलब इच्छा है, वो हमारे अंदर रहे, तो वो हमारे डेमोक्रेसी के लिए होगा बहुत सही चीज होगी, ठीक है। आगे चलते हैं कि पावर इन द हैंड ऑफ वन कम्युनिटी विल मेक द अदर कम्युनिटी फील मार्जिनलाइज्ड, डिप्राइव्ड एंड डिस्क्रिमिनेटेड है। तो ऑब्वियस चीज है कि अगर पावर सारी की सारी पावर किसी एक पर्सन के साथ है तो दूसरा वाला जो पर्सन है उसको तो डिप्राइव्ड फील होगा ही, ठीक है। आगे, द स्ट्रगल अगेंस्ट सच इनइक्वालिटीज समटाइम्स टेक द पाथ ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफियंस ऑफ स्टेट पावर एज इन श्रीलंका। तो यही जो मेजोरिटी वाला सीन है कि भाई जो मेजोरिटी की कम्युनिटी है वही रूल करेगी और बाकी सबके राइट्स को हम इग्नोर करेंगे। तो अगर ये कंडीशन चलती रहती है तो वही सेम श्रीलंका वाला हाल हो जाएगा जो वहां पर आपका सिविल वॉर तक स्टार्ट हो गया था। क्लियर है सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाई डिड इंडिया अडॉप्ट अ मल्टी पार्टी सिस्टम, गिव रीजन। आपको बताना है कि इंडिया ने मल्टी पार्टी सिस्टम को क्यों अडॉप्ट किया है, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्या है कि इट स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी। अगर मल्टी पार्टी सिस्टम होता है तो इससे क्या होता है, डेमोक्रेसी जो होती है वो और अच्छे तरीके से चल पाती है, ठीक है। इंडिया इज जोग्राफिकली अ वेरी लार्ज कंट्री, बहुत बड़ी कंट्री भी है और यहाँ की जो पॉपुलेशन है हमारी वो भी बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा डाइवर्स है। तो इसलिए भी हमने मल्टी पार्टी सिस्टम किया, क्योंकि अगर हम मल्टी पार्टी सिस्टम करते हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोगों की डिफरेंट आइडियोलॉजी होते हैं, तो उनके हिसाब से उनको बहुत सारे चॉइसेस मिल जाते हैं, ठीक है। तो वही बात बताई गई है इसमें कि ऑल दिस डाइवर्सिटीज can be accommodated if there is a multi-party system, and just one party or two party system will not help in more representation and the participation of the people in democratic process. क्लियर है सारी चीजें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आपको बताना है कि इलेक्शन कमीशन का इंडिया में क्या रोल है। तो पहला यह है कि द इलेक्शन कमीशन कंट्रोल ओवर द इलेक्शन मशीनरी
to conduct free and fair election and supervise and make changes if needed in the electoral rules of the election। ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन को कंडक्ट कराता है और जब इलेक्शन हो रहा है तो उसे सुपरवाइज भी करता है, और अगर इलेक्शन के प्रोसेस में अगर कोई चेंजेस भी करना हो तो वो भी कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ही करता है। नेक्स्ट काम क्या है कि इट प्रिपेयर द वोटर लिस्ट हु एंजॉय द राइट टू वोट एज वेल एज considered objection also to be raised by the voters in references of voter list। और बेसिकली क्या, वोटर लिस्ट को प्रिपेयर करना कि कौन 18 प्लस हुआ है उनको वोटिंग लिस्ट में डालना ताकि वो वोट डाल सके, और कौन से लोग जो है जिनको बाहर निकालना है, जैसे कुछ लोग जो है वो फॉरेन में शिफ्ट हो जाते हैं, यानी इंडियन सिटीजनशिप से एग्जिट कर जाते हैं, या फिर जिन लोगों की डेथ हो जाती है उन सबको वोटर लिस्ट से बाहर निकालना, तो वो सारे काम भी इलेक्शन कमीशन का है। आगे क्या है कि इट प्रोवाइड द इलेक्शन सिंबल टू द पॉलिटिकल पार्टीज। जैसे आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी है, उसका साइन क्या है? हाथ है, हैंड है, और जो बीजेपी है उसका है लोटस यानी कमल। तो वो सारे जो इलेक्टोरल सिंबल होते हैं, इलेक्शन सिंबल होते हैं, वो प्रोवाइड करना पार्टीज को, और कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी खड़े होते हैं लोकल लेवल पे, उनको भी टेम्पररी इलेक्शन सिंबल प्रोवाइड करना काम है। ठीक है, आगे द इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर एंड रिकॉग्नाइज द पॉलिटिकल पार्टीज एंड नेशन और रीजनल। बेसिकली क्या है, इलेक्शन कमीशन का लास्ट काम क्या है? पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्नाइज करना कि वो स्टेट मतलब रीजनल लेवल की है या फिर नेशनल लेवल की है। क्लियर ये चीज? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट वर द फैक्टर दैट लेड टू अ फीलिंग ऑफ एलिनिएशन अमंग द तमिल्स इन श्रीलंका। आपको बताना है कि जो तमिल लोग थे श्रीलंका में वो किस तरीके से अपने आप को कटा हुआ महसूस करते थे या एलिनेशन फील करते थे। ठीक है, पहला क्या है कि द मेजोरिटेरियन मेजर ऑफ द सिन्हालास government such as making the Sinhalas as the official language and favoring Sinhala applicant for universities position and government job gradually increase the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils। अब हुआ क्या था कि सबसे पहले तो 1956 में मेजोरिटी वाली गवर्नमेंट बनी थी जो सिन्हालास वाली थी। वो जो पॉलिसीज बना रहे थे सिन्हालास, जो मेजोरिटी वाली गवर्नमेंट थी, वो पॉलिसीज अपने आप को देखकर बना रहे थे, मतलब अपने हिसाब से बना रहे थे अपने फायदे के लिए। जो तमिल्स लोग थे माइनॉरिटी में, उनको बिल्कुल इग्नोर कर दिया जा रहा था। ठीक है, जो भी यूनिवर्सिटीज में अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी पोस्ट हो रही थी वो सारे के सारे सिन्हालास लोगों को दे रहे थे। जो आपके क्या कहते हैं गवर्नमेंट जॉब थी वो भी किसको मिल रही थी? सिर्फ वहां पे प्रेफरेंसेस भी सिर्फ उनको मिल रही थी, किसको? सिन्हालास लोगों को। ठीक है, आगे कि दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स एंड डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देम इन गेटिंग जॉब्स एंड अदर अपॉर्चुनिटीज। और जो तमिल लोग थे उनके पूरी तरीके से फील हो चुका था कि जो करंट में जो गवर्नमेंट बैठी हुई है मेजोरिटी वाली, वो हमको पूरी तरीके से इग्नोर कर रही है और हमें मतलब डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है हमारे साथ, क्योंकि उन लोगों को जॉब के लिए जो गवर्नमेंट जॉब थी, गवर्नमेंट पोस्ट थी, वहां पे सिर्फ सिन्हाला जा रहे थे, इनको लोगों को क्या करा जा रहा था? इग्नोर किया जा रहा था। तो वो चीज भी इनके दिमाग में आ चुकी थी। आगे दे फेल्ट दैट द मेजर पॉलिटिकल पार्टी लेड बाय द Buddhist Sinhalas leader were not sensitive to their language and culture। और तमिल लोगों को समझ आ चुका था कि जो ये सिन्हालास लोगों की पार्टी जो बनी हुई है वो हमारे कल्चर और हमारे लैंग्वेज को लेकर बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं है। ठीक है, तो यही सारे रीजन थे जिसकी वजह से वो अपने आप को एलिनिएशन महसूस कर रहे थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या आपका कि सेकुलरिज्म इज नॉट एन आइडियोलॉजी ऑफ सम पॉलिटिकल पार्टीज और पर्सन बट इट इज वन ऑफ द फाउंडेशन ऑफ आवर कंट्री। मतलब सेकुलरिज्म जो है वो किसी एक पार्टी और किसी इंडिविजुअल की चॉइस नहीं है, मतलब किसी उनकी आइडियोलॉजी नहीं है, ये पूरे कंट्री की क्या है? फाउंडेशन है, बेस है। कैसे? वो देखते हैं। देयर इज नो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द इंडियन स्टेट्स। आपको पता होगा कि इंडिया की कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। अनलाइक द स्टेटस ऑफ बुद्धिज्म इन श्रीलंका, जिस तरीके से श्रीलंका में बुद्धिज्म को ऑफिशियल लैंग्वेज माना जाता है, और पाकिस्तान में इस्लाम को जो है वो इंपॉर्टेंट जो है वो रिलीजन माना जाता है। ठीक है, आगे क्रिश्चियनिटी को इंग्लैंड में,
ठीक है। इस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसी कोई भी स्पेशल स्टेटस किसी भी रिलीजन को नहीं दिया है। ठीक है, आगे, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड टू ऑल इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट एनी रिलीजन और नॉट टू फॉलो एनी। हमारी कंट्री में सभी लोगों को चॉइस दे रखी है, आपकी जिस भी आपको रिलीजन को फॉलो करना हो, उसका प्रचार प्रसार करना हो, आप बिल्कुल कर सकते हो। आपको धर्म को नहीं मानना है, मत मानिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ये सारे जो है प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। लास्ट क्या है कि द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, और किसी के साथ भी रिलीजन के बेस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। क्लियर। डेमोक्रेसीज लीड टू अ पीसफुल एंड हार्मोनियस लाइफ अमंग सिटीजन। आपको बताना है कि डेमोक्रेसी में किस तरीके से लोग जो है बिल्कुल शांति के साथ, भाईचारे के साथ जो है वो रहते हैं। तो इन मोस्ट ऑफ द कंट्री द डेमोक्रेसी प्रोड्यूस अ गवर्नमेंट दैट इज अकाउंटेबल टू द सिटीजन। डेमोक्रेसी जहां पर भी होती है वहां पे जनता द्वारा बैठाई गई गवर्नमेंट ही होती है, तो वो लोगों के लिए, मतलब अपने जनता के लिए बहुत ज्यादा अकाउंटेबल होती है, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव होती है। ठीक है, और लोगों को ये पूरी एक्सपेक्टेशन होती है कि जिन लोगों को हमने ही वोट देकर बनाया वो ऑब्वियस सी बात है हमारे लिए ही काम करेंगे। ठीक है, इसलिए, और जो डेमोक्रेसी है वो प्रमोट करती है किसको, इक्वालिटीज वगैरह को। ठीक है, आगे, पीपल विश टू बी रूल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय देम एज इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कौन होता है, वही लोग होते हैं जिनको लोगों ने ही वोट देकर क्या किया, उन्हें जिताया है। ठीक है, इट मेक्स देम बिलीव दैट इट इज सुटेबल फॉर देयर कंट्री एंड इट इज द लेजिटिमेट गवर्नमेंट। ठीक है, पूरी बिलीव होता है लोगों को कि जिन लोगों को हमने वोट देके जिताया है वो हमारे लिए क्या करेंगे, काम करेंगे, हमारे लिए बहुत सुटेबल होंगे। नो सोसाइटी कैन फुल्ली एंड परमानेंटली रिजोल्व द कॉन्फ्लिक्ट अमंग डिफरेंट ग्रुप्स। ठीक है, कि कोई भी ऐसी सोसाइटी नहीं है जो बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट को जीरो ही कर दे, बट डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें क्या करते हैं, हम सभी लोगों की, जितनी भी कम्युनिटी, उनकी पार्टिसिपेशन इंश्योर करते हैं, उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट के रीजन है उसको हम क्या करते हैं, नेग्लिजिबल करते हैं। तो ये कहां पॉसिबल हो पाता है, आपका डेमोक्रेसी में। क्लियर ये चीजें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज मींट बाय रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, स्टेट द कंडीशन रिक्वायर्ड टू बी रिकॉग्नाइज एज द रीजनल पॉलिटिकल पार्टी। आपको बताने कि रीजनल पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है और उनकी क्या कंडीशन होती है कि वो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी उनको रिकॉग्नाइज किया जाए। ठीक है, तो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, जो पर्टिकुलर एक एरिया तक सीमित रहती है और वहीं के कुछ लोग जो है मिलकर वो पार्टी को फॉर्म करते हैं उसी लोकल इलाके के, और क्या करते हैं, वो अपने इलाके में डेवलपमेंट के लिए जो है वो बात उठाते हैं। ठीक है, आगे, क्राइटेरिया क्या है कि अ पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन एन इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट एंड विंस एटलीस्ट 2 सीट इन रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी। या तो जो विधानसभा के जो इलेक्शन होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर को, उसमें एटलीस्ट 6% जो सीट है वो सिक्योर करे और कम से कम 2 सीट जो है वो, ठीक है, या तो 6% या फिर कम से कम 2 सीट, तब उसे हम क्या करेंगे, एक जो रीजनल पार्टी है या फिर स्टेट पार्टी है उसका हम दर्जा दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि हाउ इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नॉन एज रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। आपको बताना है एग्जाम्पल के साथ कि डेमोक्रेसी जो है वो, डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके से आपकी रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट मानी जाती है। तो एक आपके प्रोफेसर थे, प्रोफेसर जेसन बाराबस, उन्होंने ये बोला था कि डेमोक्रेटिक रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब होता है कि कोई भी गवर्नमेंट जो अपनी पॉलिसी बना रही है वो जनता को ध्यान में रख के कितना बना रही है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यूपी यानी जब कांग्रेस का टाइम था, जब मिनिस्ट्री ऑफ और जो इन्वायरमेंट थी उसने यूनाइटेड नेशन, कुछ एनजीओ और कुछ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ग्रुप के प्रेशर में आकर बहुत सारे उसने लॉ पास किए थे, और उसमें क्या था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के रिलेटेड बहुत सारे लॉज बनाए गए थे, और सेम टाइम में इन्वायरमेंट को कोई नुकसान ना हो उसके लिए भी बहुत सारे जो थे वो रूल रेगुलेशन जो है वो पास किए गए थे। ठीक है, कहने का मतलब हमें जब लगा कि आपको
इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए या फिर हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको लॉ बनाना चाहिए, तो हमने प्रेशर बनाया और गवर्नमेंट ने इस चीज को कंसीडर पे किया और लॉ भी पास किया। तो इस तरीके से जो है वो हमारी रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट होती है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। ठीक है, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर क्या है, जिसमें आपका सबसे ऊपर आपका यूनियन गवर्नमेंट होगी, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट होगी, उसके बाद लोकल गवर्नमेंट होगी। ये आपका क्या हो गया, वर्टिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन। इसी में होता है आपका हॉरिजॉन्टल पावर डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें आपका लेजिस्लेचर होती है, उसके बाद एग्जीक्यूटिव और उसके बाद क्या होते हैं आपका जुडिशरी। ठीक है, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्लियर, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या आपका कि डेमोक्रेसी एकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटीज, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जांपल। आपको बताना है कि डेमोक्रेसी किस तरीके से सोशल डाइवर्सिटी को एकोमोडेट या यूनाइट करता है। ठीक है, डेमोक्रेसीज डेवलप अ प्रोसीजर टू कंडक्ट देयर कॉम्पिटिशन, दिस रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ दिस टेंशन बिकमिंग एक्सप्लोसिव और वायलेंट। मतलब कि डेमोक्रेसी इस तरीके का एक मैकेनिज्म है जो कॉन्फ्लिक्ट होने वाले रीजंस को ही क्या कर देता है, कम कर देता है। तो वो टाइम से पहले, मतलब कुछ बड़ा होने से पहले क्या हो जाता है, वो सारी चीजें रुक जाती है। ठीक है, आगे नो सोसाइटी कैन fully and permanently resolve conflict among different groups, but we can certainly learn to respect these differences and can involve mechanism to negotiate these differences। ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा कि कोई भी सोसाइटी अपने आप को आइडली ठीक नहीं कर सकती, कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट हर जगह रहेगा। बस उस कॉन्फ्लिक्ट को बहुत बड़े लेवल पे ना हो, उसको छोटे पे ही खत्म कर दिया जाए। इसके लिए आपका डेमोक्रेसी जो है वो सबसे बेस्ट होती है। ठीक है, एग्जांपल के लिए बेल्जियम हैज सक्सेसफुली नेगोशिएट डिफरेंसेस अमंग एथनिक पॉपुलेशन, दिस रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ टेंशन। सबको इक्वल राइट्स दे दिए, वहां पे टेंशन ही खत्म हो चुकी। ठीक है, तो वो चीज होगी। आगे एबिलिटी टू हैंडल सोशल डिफरेंसेस, डिविजन्स एंड कॉन्फ्लिक्ट इज दस डिफाइनेट प्लस पॉइंट ऑफ द डेमोक्रेटिक रिजिम। ठीक है, तो वही सबको इन्वॉल्व करना, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, डिफरेंसेस क्रिएट नहीं करना, यही सारी चीजें जो होती है वो डेमोक्रेटिक रिजिम के आपके प्लस पॉइंट होती है। ठीक है, चलते हैं पॉल साइंस के लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन क्या आपका कि हाउ इज बेल्जियम्स पावर शेयरिंग पाथ डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री। बेसिकली हुआ क्या था कि बेल्जियम में जो कॉन्फ्लिक्ट थे उनको ये इतनी स्मूथली तरीके से हैंडल किया और इस तरीके से इन्होंने मतलब सॉल्यूशन निकाला कि जो यूरोपियन यूनियन है उन्होंने अपना हेडक्वार्टर ही यहां पर खोल लिया था। ठीक है, आगे देखते हैं कि द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट मेड बाय द बेल्जियंस लीडर वर डिफरेंट एंड मोर इनोवेटिंग देन एनी अदर कंट्री टू रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज। दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम बिटवीन 1970 to 1993। ये हमने पहले पढ़ा भी था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच एंड French speaking minister shall be equal in the central government. No single community can take decision unilaterally। जो चेंजेस हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें ये लिखा गया कि पार्लियामेंट में जो डच और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है उन दोनों की जो रिप्रेजेंटेशन है वो बिल्कुल इक्वल रखी जाए। ठीक है, और कोई भी जो डिसीजन है वो दोनों मिलकर ही लेंगे, कोई भी अकेला नहीं लेगा। ठीक है, आगे द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है स्टेट गवर्नमेंट, बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ पावर लेकर हमने स्टेट गवर्नमेंट को ही दी है। ठीक है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट भी फ्रीली जो है अपने काम कर सकती है। ठीक है, आगे जो कैपिटल है ब्रुसेल्स, इसकी कैपिटल में सेपरेट गवर्नमेंट बनी, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि पूरी कंट्री का सिनेरियो अलग था और कैपिटल का सिनेरियो बिल्कुल अलग था। ठीक है, तो वहां पे सेपरेट गवर्नमेंट बनी और वहां पे भी सेम था कि दोनों जो
फ्रेंच और डच स्पीकिंग पीपल थे, उन दोनों की जो पार्टिसिपेशन है वो जो यहाँ पे जो कैपिटल थी वहां पर भी इक्वल रखी गई थी। ठीक है, आगे थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट बनी थी जिसे हम बोलते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। इसका काम क्या था कि जो डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग और जो जर्मन स्पीकिंग पीपल थे, उन्होंने तीनों ने अलग अलग अपने लिंग्विस्टिक बेस पे या फिर कह सकते हो कि अपने कम्युनिटी के लिए अलग से गवर्नमेंट बनाई, जो उनके अंदर के जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको वो सॉल्व करेगी। ठीक है, तो आपके पॉलिटी के टोटल 40 क्वेश्चन हो गए, आप करके जाइएगा। इसमें अगर कोई सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे हम मिलते हैं इकोनॉमिक्स के वीडियो मतलब वही सेम क्वेश्चन पे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच पूरा लेक्चर देखने के लिए।